अगर आज मैं भी पढ़ी लिखी होती तो मैंने मोहल्ले में हो रहे कंपटीशन को जीत लिया होता और अच्छी खासी मोटी रकम जीतकर आपके हाथ में थमाई होती माँ। बड़बोली, ज्यादा मत बोल। जितना तेरा कद है ना उससे भी 50% कम बोला कर। इस घर में ही क्या, हमारे खानदान में किसी भी औरत को पढ़ने की इजाजत नहीं है। देख तेरी बड़ी भाभी मधु, ये भी कहाँ पढ़ी है, इसके घर वालों ने भी इसे पढ़ने नहीं दिया। तो अब आप बाकी लोग जो करेंगे वही करोगी? पढ़ना सिर्फ लड़कों के हाथ में है। किताब, पेन, पढ़ाई ये आदमी ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही तो आगे जाके कमाना है। औरतों को तो सिर्फ बेलन, झाड़ू और पोछा यही करना है जीवन भर। और तेरे इस कंपटीशन को जीत कर मुझे नहीं चाहिए पैसे। मेरा बड़ा बेटा सागर अब कमा रहा है और छोटा बेटा तेज भी अपने कॉलेज की पढ़ाई के बाद कमाएगा ही। तारिणी, तू तो बस अपनी बड़ी भाभी से खाना बनाना और घर के बाकी काम करना सीख ले। सच में आप सबकी सोच ना जमीन में धसी हुई रहेगी लाइफ टाइम। न जाने क्यों मैं इस घर में पैदा हुई। ऐसा नहीं बोलती तारिणी। तारिणी रोकर अपने कमरे में चली जाती है। पाठक परिवार में आज तक किसी भी लड़की ने पढ़ाई नहीं की और सिर्फ लड़कों को ही इजाजत दी जाती है, लड़कियों को नहीं। बिंदु के 2 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा सागर जो एक अच्छी नौकरी करता है और उसकी बीवी मधु है, और छोटा बेटा तेज जो अभी कॉलेज में अपने लास्ट ईयर की पढ़ाई पूरी कर रहा होता है। बिंदु और यशराज ने कभी अपनी बेटी तारिणी को पढ़ने नहीं दिया, जिसकी शिकायत वो आज तक करती है। तेज को अपने कॉलेज में प्रीति नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। प्रीति, वो दरअसल मुझे ये बात तुमसे बहुत समय से कहनी है। कल इकोनॉमिक्स के क्लास के बाद मैं तुम्हारे लिए रुका भी था, लेकिन तुम चली गई। बोलो ना तेज, क्या हुआ, क्या कहना है तुम्हें? प्रीति, अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो, हम पिछले 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। आई नो तेज, जैसे तुमने अपनी जज्बातों को मन में छुपा के रखा, वैसे मैंने भी छुपाया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी कैसे कर पाऊंगी? क्यों? कौन रोक रहा है हमें? जहाँ तक मुझे पता है हमारे शहर में लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, ना ही पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी करवाई जाती है। तुम्हारी बहन तारिणी भी नहीं पढ़ पाई ना अब तक। आई नो, फिर तुम्हारी माँ कैसे मानेंगी? तुम इस सब की चिंता मत करो, I'll fix that all। बस भरोसा और हिम्मत रखो। तेज घर जाकर अपने माता पिता बिंदु और यशराज से बात करता है इस बारे में, और प्रीति के बारे में जानकर बिंदु और यशराज कहते हैं, हैं? तू बोरा गया है क्या लल्ला? देख, ये सब हमारे घर में ही नहीं, राज घरानों में भी होता है। अब प्रीति के माँ बाप होंगे फिर फुरी, लेकिन हम नहीं। हाँ बेटा, ये शादी कतई नहीं हो सकती। शादी में लड़का आगे और लड़की पीछे होती है। वैसे ही जीवन में भी पत्नी पति से एक कदम पीछे ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सही लगता है तो मैं भी वही करूँगा जो मुझे सही लगता है। अब आप सब मेरा मरा हुआ मुंह ही देखोगे। गंगा जल तैयार रखिएगा। हाय हाय लल्ला, ये तू क्या बोले जा रहा है? पागल हो गया है क्या? तेज अपनी जिद से पीछे नहीं हटता और वो पूरे 1 महीने तक बिंदु, यशराज और अपने बड़े भाई सागर को मनाने में ही लगा रहता। तब कहीं जाकर कुछ महीनों बाद वो सब राजी होते हैं और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही 1 साल बाद तेज और प्रीति की शादी हो जाती है। लेकिन बिंदु, यशराज और सागर अब भी इस शादी से थोड़े से नाखुश ही होते हैं। जब घर के सभी आदमी खाना खाने बैठते हैं तब प्रीति भी उनके साथ खाना खाने के लिए बैठती है। तभी अरे ओ कल की अंधी, पागल हो गई है क्या? अरे माना कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि घर के और ससुराल के तौर तरीकों का पालन भी ना किया जाए। खाना पहले घर के आदमी खाते हैं और फिर औरतें खाती हैं, दोनों एक साथ नहीं बैठे, समझ गई? लेकिन मम्मी जी, ऐसा क्यों? मेरा मतलब खाना तो सबका एक ही होता है ना, तो सब अलग अलग बैठकर क्यों खाए? प्रीति, तुम चलो ना रसोई में, चलो, सबके लिए कटोरी में खीर परोसनी है। लेकिन मधु दीदी। प्रीति, माँ और मधु जो कह रही हैं वो सब सुनो। तेज, अपनी बीवी को कुछ समझाओ। प्रीति, प्रीति गुस्से से उठकर रसोई में चली जाती है और मधु के साथ खीर को कटोरियों में परोसने में लग जाती है। प्रीति, हम इस घर की बड़ी बहू हैं,
उसके बावजूद भी हमें हर मामले में, हर काम में पीछे रखा जाता है, जूती की नोक पे रखा जाता है, क्योंकि हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं। अब सोचो, हम बड़ी बहू होकर भी हमारा ये हाल है, तो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। मधु दीदी, आप पढ़ी लिखी नहीं हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, आदमी और औरत का भेदभाव, ये सब बहुत ही बेकार और इलॉजिकल है। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। आज के जमाने में औरत आदमी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। खैर, अब हम और कर भी क्या सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। क्यों मधु दीदी? क्योंकि हमारी एक पढ़ी लिखी देवरानी जो है। हाँ, आपको पता है मधु दीदी, आप ना बहुत क्यूट हो, आपको किसी की नजर ना लगे। जब सभी हॉल में एकत्रित होते हैं, तभी बिना घूंघट ओढ़े प्रीति को देखकर, प्रीति बहू, अब क्या तुम्हारे लिए दीवार पर बड़े अक्षरों में इस घर के तौर तरीके लिखवा दिए जाए हैं? अब क्या किया मैंने? आप हमेशा राशन पानी लेकर क्यों चढ़ जाती हो मुझ पर मम्मी जी? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। प्रीति बहू, आज तुम बगैर घूंघट के दिख गई हो। आइंदा से अगर ऐसा बिना घूंघट के दिखी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मधु बहू को देखो, सोते समय भी घूंघट ओढ़े ही सोती है, नींद में भी ये हमारे आदेशों का पालन करती है। और हाँ, एक और बात कान खोल कर सुन लो, आइंदा से बड़ों से और अपने इर्द गिर्द के आदमियों से इतनी बदतमीजी से बात नहीं करना, और इस घर की 4 दीवारों में सिर्फ और सिर्फ सरल हिंदी भाषा का ही प्रयोग होगा। अंग्रेजी भाषा नहीं गूंजनी चाहिए। तेज, अपनी धर्म पत्नी को समझा कर रख। प्रीति निराश हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात में वो तेज से कहती है, तेज, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे घर वाले इतने पागल कैसे हो सकते हैं? अगर मुझे ये अंदर की बातें पता होती ना, तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। I married you just because तुमने कहा कि तुम्हारे घर वालों को मुझसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, तो वही हुआ ना। वो कुछ बोले क्या तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर? अब बाकी कुछ रूल्स रेगुलेशंस है घर की लड़कियों और बहुओं के लिए, अब उन्हें तो फॉलो करना ही होगा ना। आई नो वो थोड़े बहुत गलत है, लेकिन अब हम और कर भी क्या सकते हैं। एक दिन जब यशराज दूध वाले का हिसाब कर रहा होता है, तभी ये 3 हफ्ते जुलाई महीने के और 2 हफ्ते अगस्त के, तो कुल मिलाकर पूरे हुए। अरे बिंदु, जरा हमारे ड्रॉअर में से कैलकुलेटर तो लेकर आना। जी अभी लाती हूँ। बिंदु कैलकुलेटर लाती है और तभी प्रीति भी वहां आती है और यशराज को हिसाब करते देखती है। ओफो, ये कैलकुलेटर चल क्यों नहीं रहा? अब मैं हिसाब कैसे करूंगा? 5 हफ्तों का हिसाब मिलाया जाए तो बनते हैं 680 रुपए, क्योंकि हमने 3 रविवार और 4 मंगलवार को दूध नहीं लिया था रघु भैया से, तो उस हिसाब से यही हिसाब बनता है। मैंने अपने माइंड में ही 1 मिनट में कैलकुलेट कर दिया है। प्रीति बहू, तुझे 1000 बार कहा है ना, रसोई में ही रहा कर। अरे आदमियों के काम में क्यों हर बार अपनी टांग अड़ाने आ जाती है? आइंदा से ये हिसाब किताब वाले काम में तू बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगी। चल दफा हो यहाँ से अब। न जाने कौन सी घड़ी थी वो जब तेज को इससे प्यार हुआ। बेवकूफ है हमारा बेटा। इस तरह फिर से प्रीति को चुप कराकर रसोई में भेज दिया जाता है। कुछ दिनों बाद प्रीति जब बाजार से घर लौटती है, तब वो घर पर सबको मधु पर चिल्लाते हुए देखती है और मधु बेचारी फूट फूट कर रोई जा रही थी। सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ही मैं बाप नहीं बन सकता कभी। पता नहीं क्यों आई तुम मेरी जिंदगी में। पनौती हो तुम, पनौती। लेकिन सागर जी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपके अंदर कुछ मेडिकल इश्यूज है, जिसकी वजह से आप कभी बाप नहीं बन पाएंगे। अब इसमें हमारी क्या गलती है? ओए मधु, ज्यादा ऊंची आवाज से बात मत कर। वही तो। प्रीति से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया जाता और वो तुरंत अंदर आकर चिल्लाती है, बस, आप सबको ये क्या हो गया है? जब डॉक्टर ने कहा है कि कमी सागर भैया में है, तो मधु दीदी को क्यों सुनाना? वो क्यों सहे? सारे ताने, सारी डांट, सारी गलती मधु दीदी की कैसे हो गई? मास्टरनी, तो चुप ही रहा कर। वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को और बाकी मछलियों को खराब कर देती है। तू ना वैसी ही है।
तेरी वजह से ही ये मधु बहू भी उल्टा बोलना सीख गई है। नहीं माँ, ये सरासर गलत है। गलती सागर भाई की है। नहीं, मधु में ही कोई दोष है। हमारे बेटे सागर में कोई दोष हो ही नहीं सकता। ये मनहूस मधु कुंडली मारकर बैठ गई है हमारे सागर के जीवन में। मधु दीदी, ये आपके हाथ पाँव पर निशान कैसे? बोलिए। सागर जी ने हमें बहुत मारा प्रीति, हमें बचाओ इन सब से, ये सब बहुत बुरे हैं। मधु प्रीति के गले से लिपटकर रोए जा रही थी। सागर गुस्से में आकर मधु पर हाथ उठाने जा रहा था कि तभी प्रीति उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। मेरा हाथ। एक आदमी अगर गुस्से में शैतान बन जाए तो एक औरत क्रोध में काली का रूप धारण कर लेती है। समझ गए सागर भैया? और आप सब, अरे एक बार ध्यान से सोचिए, दिल से सोचिए ना। अगर ऊपर वाले ने आदमी और औरत को साथ में बनाया है तो हम क्यों फर्क करें? क्यों औरतें आदमियों से पीछे रहे? दोनों साथ में कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं ना। साथ में काम करके अपना घर, अपनी गृहस्थी चला सकते हैं ना। गलती सोच की है। अगर सोच बदलोगे तो ही बदलाव आएगा, वरना जमीन में ही धंस के रह जाओगे। उतने में तेज अपने साथ पुलिस अफसर्स को लेकर आता है। सागर भाई, आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन आज जो मुझे आपके बारे में पता चला, कैसे आप मधु भाभी को मारते हो, उन पर अत्याचार करते हो, इसके बाद से आप मेरे कोई नहीं। मेरे लिए आप ना के बराबर हो गए हो। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। पुलिस सागर को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में गिरफ्तार कर लेती है और उसे लेकर जाती है। माँ, पापा, प्रीति और मैंने फैसला कर लिया है कि हम अब इस घर में और नहीं रहेंगे और अकेले किसी शहर में जाकर रहेंगे। मधु दीदी और तारिनी भी हमारे साथ चल सकती हैं। इस तरह तेज और प्रीति वहां से चले जाते हैं और मुंबई शहर आकर तारिनी और मधु दोनों भी पढ़ने जाती हैं और सभी अपना जीवन खुशी से बिताते हैं। वहीं बिंदु और यशराज, जिन्हें तेज हर महीने पैसे और खत भेजता है, वो दोनों अपने बच्चों की याद में रोते रहते हैं और उनके खतों को ही पढ़ते रह जाते हैं। कामिनी की शादी एक सामान्य परिवार में अभी कुछ ही दिन पहले हुई है, लेकिन उसकी नखरे महारानियों की तरह। उसे घर का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वजह से वो ना काम करने के नए नए बहाने ढूंढती रहती है। उसके घर में उसकी जिठानी विनीता है, जो घर के सभी काम खुशी खुशी करती है। विनीता की सास कमला को भी अपनी छोटी बहू की ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक दिन कामिनी छत से नीचे आते हुए सोचने लगी, क्यों ना मैं अपना पैर मुड़ने का बहाना बनाऊं। इससे कुछ दिन तक मुझे काम करना ही नहीं पड़ेगा। कामिनी सीढ़ियों से उतरते हुए जोर से चिल्लाई, ओए माँ, मैं तो मर गई, मेरा पैर। कामिनी की आवाज सुनकर जिठानी दौड़ती हुई आई। अरे क्या हुआ तुम्हें? इतने जोर से क्यों चिल्ला रही हो? मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि तभी मेरा पैर मुड़ गया। लगता है पैर में मोच आ गई है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। डॉक्टर का नाम सुनकर कामिनी घबरा कर बोली, नहीं नहीं भाभी, गर्म हल्दी का लेप लगा दूंगी ना तो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। आप मुझे बस मेरे कमरे तक छोड़ दे। विनीता कामिनी को उसके कमरे तक ले जाती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। कामिनी मन ही मन खुश होती है और कहती है, अच्छा बेवकूफ बनाया मैंने भाभी को। अब तो कम से कम 1 हफ्ते तक काम नहीं करूंगी। इस तरह पूरे 1 हफ्ते तक घर का सारा काम जिठानी ने किया और देवरानी ने बस आराम किया। इसी तरह कामिनी नए नए तरीके से अपनी जिठानी को बेवकूफ बनाती और घर का सारा काम अपनी जिठानी से करवाती। लेकिन कमला बहुत चालाक थी। वो अपनी छोटी बहू की करतूतों के बारे में सब कुछ जानती थी और वो अपनी बड़ी बहू को काफी बार समझाने की कोशिश भी करती। बहू, तू अपनी देवरानी की चालाकी क्यों समझती नहीं? अरे वो तुझे बेवकूफ बनाती है, 1 नंबर की काम चोर है। इसलिए तो बहाने बनाती है ताकि उसे काम ना करना पड़े। नहीं नहीं माँ, कामिनी ऐसी नहीं है। इस बार तो उसके पैर में बहुत चोट आई थी, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी।
अगर उसके पैर में चोट ना लगती ना तो वो इतनी जोर जोर से रोती भी नहीं माँ। अरे बहू, कैसे समझाऊं तुझे इसकी चालाकियां। तू बहुत भोली है और वो बहुत चालाक। छोड़िए ना माँ जी, आप क्यों फिजूल की चिंता कर रही हो? मुझे तो घर का काम करना अच्छा लगता है। इस तरह कमला विनीता को बहुत समझाती, लेकिन विनीता कभी उसकी बात नहीं समझती। एक दिन विनीता के घर पर उसकी पड़ोसन आई और उस दिन घर पर कोई नहीं था, बस कामिनी थी जो बेमन से घर के काम में लगी थी। विनीतो, कामिनी, कोई घर पर है या नहीं? कामिनी किचन में से आवाज लगाती है। भाभी जी मैं किचन में हूँ, यहाँ आ जाइए। कामिनी, आज तुम खाना बना रही हो? तुम्हारी सास और जिठानी कहाँ है? हाँ देखिए ना, मैं ही खाना बना रही हूँ। सास तो मंदिर गई है और भाभी अपने भाई के घर। रात तक आ जाएगी, इसलिए आज का खाना मैं बना रही हूँ। आप बताइए कैसे आना हुआ? काम तो कुछ नहीं, वो तो मैं घर पर खाली बैठी थी तो सोचा थोड़ा तुम लोगों के पास बैठ लेती हूँ। वैसे तुम आज खाने में क्या बना रही हो? कुछ खास नहीं, बस दाल चावल बना रही हूँ। भाभी जी मेरी छोड़ो, आप बताओ आप क्या बना रही हो खाने में? आपके हाथ के खाने की तारीफ बहुत सुनी है मैंने। अरे मैं तो घर का कोई काम नहीं करती, मेरी सास ही बनाएगी आज का खाना। आप घर का काम नहीं करती तो आपकी सास आपको कुछ कहती नहीं? नहीं, मेरी सास मुझसे कुछ नहीं कहती, मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। प्रेग्नेंट हूँ, तो जब तक मेरा बेबी इस दुनिया में नहीं आ जाता, मेरे पति और मेरी सास ने मुझे साफ साफ बोल दिया है कि मैं घर का कोई भी काम नहीं करूँगी, बस आराम करूँगी। पड़ोसन तो गर्भवती होने की बात बोलकर चली गई, लेकिन कामिनी सारी रात उसके बारे में सोचती रही। ये तो अच्छी बात बताई भाभी जी ने। गर्भवती होने के इतने सारे फायदे होते हैं। एक तो घर का काम कुछ नहीं करना पड़ता, दूसरा घर वाले ख्याल भी बहुत रखते हैं, और तीसरा अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती है। मुझे भी कोई ना कोई चक्कर चलाना पड़ेगा। जब सुबह हुई तो कामिनी ने अपना उतरा हुआ सा चेहरा बनाकर अपनी सास और जेठानी से कहा, माँ जी, भाभी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं डॉक्टर को दिखा कर आती हूँ। चक्कर आ रहे हैं, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, और सुबह से ना 2 बार उल्टी भी हो गई है। आज सुबह सुबह तेरी फिर से नौटंकी चालू हो गई। अरे कैसी बात कर रही हो माँ जी? देखिए ना बेचारे का चेहरा कितना उतर गया है। कामिनी तुम रुको, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। विनीता को अपने साथ आता देख कामिनी को अपना खेल खत्म होते दिखाई दिया, तो वो झट से बोली, हाँ नहीं 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 भाभी, आप घर पर ही रहिए, घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है ना, और माँ जी भी तो अकेली है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। कामिनी की बात सुनकर विनीता रुक गई और कामिनी डॉक्टर के क्लिनिक आ गई। वहाँ एक नर्स से उसने कहा, आपको ना मेरी प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट बनानी है, उसके लिए मैं आपको बहुत सारे रुपए दूंगी। पैसों के लालच में नर्स ने कामिनी को प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट बना दी। वो रिपोर्ट लेकर कामिनी घर पहुंची और अपनी रिपोर्ट जेठानी के हाथ में थमा दी। जेठानी ने रिपोर्ट पढ़ी तो बहुत खुश हो गई। माँ जी, हमारी कामिनी माँ बनने वाली है, ये गर्भवती है। बधाई हो माँ, आप दादी बनने वाली हैं। विनीता के मुंह से दादी बनने की बात सुनकर कमला को बहुत खुशी हुई। उसने कामिनी को गले लगा लिया और कहा, आज के बाद तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है, आखिर तुम मेरे घर के वारिस को जन्म देने वाली हो। अब कामिनी को इस बात की बहुत खुशी है कि उसे कम से कम 7-8 महीनों तक तो काम नहीं करना पड़ेगा, और उसकी जेठानी के साथ साथ अब उसकी सास भी उसका बहुत ख्याल रखेगी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और कामिनी लगातार गर्भवती होने का नाटक करती रहती है। काफी महीने गुजर गए हैं, कहीं घर वालों को शक न हो जाए मेरे ऊपर। मुझे अपने पेट पर कुछ बांध लेना चाहिए ताकि मैं घर में सभी को गर्भवती लगूं। लेकिन क्या बांधूं? हाँ, ये तकिया लगा लेती हूँ। इस तरह कामिनी ने अपने पेट पर तकिया लगाकर काफी दिन तक घर वालों को बेवकूफ बनाया, लेकिन उसकी सास को उसके ऊपर शक होने लगा था। विनीता, मुझे लगता है कि कामिनी गर्भवती नहीं है। क्यों माँ जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि यह तो बिल्कुल सामान्य महिलाओं की तरह रहती है, ना इसकी चाल में कोई बदलाव आया, ना इसके शरीर में।
जैसी पहले थी वैसी ही अब है। हाँ माँ जी, वैसे आप सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। कभी कभी मैं इसके कमरे में जाती हूँ तो ये डांस कर रही होती है, और मैंने अक्सर देखा है कि कामिनी सीढ़ियों पर बहुत जल्दी जल्दी चढ़ती है। मैं आज ही इससे सारी बात पूछती हूँ कि ये चक्कर क्या है। देखना एक बार में ही सब कुछ सच बता देगी। नहीं नहीं माँ जी, आप इससे ऐसे मत पूछना, नहीं तो ये कोई नई कहानी बनाकर खड़ी कर देगी। अरे तो क्या करें, हम हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना। माँ जी आप फिक्र ना करें, मेरे पास एक तरीका है। विनीता ने कमला को सारी बात समझा दी और अगले दिन विनीता ने सीढ़ियों पर तेल डाल दिया और कुछ लकड़ियां जलाकर सारे घर में धुआं धुआं कर दिया। उसके बाद कमला जोर जोर से चिल्लाने लगी, आग आग, छोटी बहू, बड़ी बहू, घर में आग लग गई है, जल्दी भागो, बाहर निकलो घर से। कमला की आवाज़ सुनकर कामिनी जल्दी से उठी और चारों तरफ देखने लगी। उसे अपने कमरे में धुआं दिखाई दिया तो उसे लगा कि आग लग गई है। वो फटाफट सीढ़ियों से उतरी तो उसका पैर तेल पर पड़ गया और वो गिर गई। जैसे ही वो गिरी, उसके पेट पर बंधा तकिया भी गिर गया। विनीता ने जल्दी से वो तकिया उठा लिया और बोली, अच्छा तो ये तुम्हारा बच्चा है? नहीं दीदी, वो तकिया है। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई हमारी भावनाओं का मजाक उड़ाते हुए? तू गर्भवती होने का नाटक कर रही थी, इतने दिनों से हमें पागल बना रही थी। तुझे शर्म नहीं आई इतना झूठ बोलते हुए? कामिनी, मैंने तुम्हारी हर बात पर आंखें मूंद कर भरोसा किया है। हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह प्यार किया है। माँ मुझे समझाती थी, लेकिन मैंने कभी माँ की बात पर भरोसा नहीं किया। भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब इसलिए किया कि मुझे काम ना करना पड़े। माँ जी आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। काम ना करने के लिए तो तू पहले भी बहाने बनाती थी। इसी तरह कोई छोटा मोटा बहाना बना लेती तो हम तुझे माफ भी कर देते, लेकिन इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? माफ तो मैं तुम्हें कभी नहीं करूंगी, इस बार तो तुमने सारी हदें पार कर दी। कामिनी ने अपनी सास और जेठानी से बहुत माफी मांगी, लेकिन उन्होंने उसे माफ नहीं किया। तुझे घर का काम करना पसंद नहीं है ना? हमेशा काम चोरी के बहाने ढूंढती रहती है ना? आज से तू हमारे साथ नहीं रहेगी, अब तू हमारे पुराने घर में रहेगी। अपना सामान उठा और निकल जा इस घर से। कमला ने अपनी छोटी बहू को अलग घर में भेज दिया और बड़ी बहू के साथ उसी घर में रहने लगी। अब कामिनी अकेले रहती और अपने घर का काम खुद ही करती। वो अपनी काम चोरी की आदत को बदलने की कोशिश कर रही है ताकि उसके घर वाले उसे माफ कर दे। शकुंतला अपनी बड़ी बहू अर्चना और पति विनोद के साथ रहा करती थी। शकुंतला को अपने छोटे बेटे आरव का यूएस से आने का बड़ा ही इंतजार था। आखिर उसे अपने छोटे बेटे की शादी जो करानी थी। ऐसे ही एक दिन शकुंतला टीवी देखते हुए मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। ये देखकर विनोद शकुंतला से कहता है, क्या हुआ भाग्यमान, आज टीवी देखकर तुम बड़ा मुस्कुरा रही हो, ऐसा क्या आ रहा है टीवी में? पिताजी, टीवी में तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा जिसे देखकर माँ जी मुस्कुराए। माँ जी तो बस इसलिए मुस्कुरा रही हैं क्योंकि बहुत जल्द देवर जी यूएस से घर आने वाले हैं। अरे इसमें कौन सी नई बात है, वो तो हर साल ऑफिस से छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए हमसे मिलने आ ही जाता है घर। पर इस बार ऐसा क्या है जो तुम इतनी खुश हो? अब बता भी दो शकुंतला रानी अपनी खुशी का राज। मेरा बेटा इस बार विदेश से मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहा है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो सरप्राइज क्या है। अच्छा, क्या सरप्राइज है माँ जी? बड़ी बहू, मैं हर बार कहती हूँ ना आरव से कि तू यूएस की नौकरी छोड़ दे और हमेशा के लिए घर आ जा। हाँ माँ जी। तो मुझे लगता है कि इस बार वो यूएस की नौकरी को लात मारकर हमारे पास आ रहा है, वो भी हमेशा के लिए। अब मेरा बेटा हर समय मेरी आंखों के सामने रहेगा, जैसे मेरा बड़ा बेटा रहता है। इस बार जो आरव घर आएगा तो मैं उसके हाथ पीले करवा दूंगी। ये सब कुछ सोच सोचकर शकुंतला खुश हो रही होती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार आरव यूएस से घर आ जाता है। पर इस बार वो अकेला नहीं, बल्कि अपनी विदेशी बीवी लीजा के साथ आया है और अपनी माँ से कहता है, तो माँ, कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? ये है लीजा, मेरी बीवी।
और इस घर की बहू है ना बहुत ही सुंदर और स्वीट। बेटा, तू मेरे लिए ये गोरी मैम लेकर आया है और मुझे लगा कि तू यूएस छोड़कर हमेशा के लिए हमारे साथ रहने आया है। बेटा मुझे तो बहू बहुत पसंद आई, पर लगता है तेरी माँ को तेरी बीवी कुछ जची नहीं। व्हाट? दरअसल शकुंतला ख्याली पुलाव पका रही थी कि इस साल जब आरव आएगा तो वो उसे वापस नहीं जाने देगी और उसकी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवा देगी। माँ, लीजा बहुत अच्छी है और मुझे उस पर पूरा यकीन है। वो बहुत जल्द इस घर के तौर तरीके सीख लेगी और अब मैं कभी यूएस भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि यूएस तो मैं लीजा के लिए जाता था। पर अब जब लीजा ही पूरी तरह से मेरी है तो यूएस क्यों जाना? क्यों लीजा? ये सब देखकर शकुंतला के होश उड़ जाते हैं, पर विनोद को तो अपनी बहू बहुत पसंद आती है। वो उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर ये सब देखकर अर्चना को बहुत हंसी आती है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, इसीलिए कहते हैं कभी भी ख्याली पुलाव नहीं पकाना चाहिए। देखिए, आप ख्याली पुलाव पका रही थी, इसलिए चावल जैसी सफ़ेद बहू आपके घर आ गई। चुप कर तू बहू। इस तरह से शकुंतला अर्चना को डांट देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब लीजा अर्चना के साथ काम कर रही होती है, तभी गली की एक पड़ोसन आ जाती है और देवरानी जेठानी को एक साथ काम करता देख शकुंतला से कहती है, शकुंतला बहन, तुम्हारी छोटी बहू ने तो तुम्हारा खानदान ही बदल दिया। कहाँ तुम दोनों सांवली और छोटी देखो कैसी गोरी। दोनों देवरानी जेठानी साथ खड़ी होकर काम कर रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चल रही हो। तुम्हारे पास दूसरों के घर में ताक झांक करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या मधु बहन? काम तो बहुत है शकुंतला बहन, इसलिए तो यहाँ आई थी, पर तुम्हारी गोरी बहू को देखकर ना जुबान थोड़ी सी फिसल गई। अच्छा, चलती हूँ मैं। इस तरह से शकुंतला की पड़ोसन शकुंतला और अर्चना का मजाक बनाकर चली जाती है, पर अर्चना को अपनी पड़ोसन आंटी की बात बहुत बुरी लगती है और इसलिए अगली सुबह वो खुद के मुंह पर बहुत सारा पाउडर लगा लेती है ताकि वो भी लीजा की तरह गोरी नजर आए। पर उसकी ये हरकत देखकर घर के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। भाभी, आपको किसी सर्कस में जोकर का काम मिल गया है क्या? जो सुबह सुबह आप ऐसी जोकर बनकर घूम रही हो। क्यों देवर जी, मैं क्या अच्छी नहीं लग रही? माँ जी, आप ही बताइए, मैं क्या खराब दिख रही हूँ? अर्चना बहू, मुंह पर पाउडर थोप लेने से कोई गोरा नहीं हो जाता। अब जाकर अपने चेहरे से पाउडर हटा लो, वरना गली के किसी बच्चे ने देख लिया ना तो डर जाएंगे। बार बार लीजा के सामने अपना मजाक बनता देख अर्चना को लीजा से नफरत होने लगती है। और ऐसे ही एक दिन जब लीजा अपनी जेठानी और सास के साथ खाना बना रही होती है तो शकुंतला उसका और अपना हाथ मिलाती है और लीजा का गोरा हाथ देखकर शकुंतला अर्चना से कहती है, अर्चना बहू, जब से ये लीजा की बच्ची आई है तब से हमारी इज्जत इस घर में घट गई है। आप सही कह रही हैं माँ जी। अब हम दोनों को मिलकर इस विदेशी देवरानी का कुछ तो करना होगा ताकि इसका गोरा रंग धरा का धरा रह जाए। इस तरह से शकुंतला और अर्चना प्लान बनाने लगती है। एक दिन जब लीजा फेस वॉश कर रही होती है, जिस वजह से उसके मुंह पर बहुत सारा झाग होता है और उसकी आंखें बंद होती है, इसी का फायदा अर्चना उठाती है और लीजा मुंह धोने के लिए पानी लेती है तो अर्चना काला कलर पानी में मिला देती है, जिस वजह से लीजा के पूरे मुंह पर काला रंग चढ़ जाता है। और जब लीजा सबके सामने जाती है तो सब लीजा का मजाक बनाने लगते हैं। लीजा, ये सब कुछ क्या है? अभी कुछ दिन पहले भाभी को सर्कस में जाने का मन कर रहा था और अब तुम। What happened? तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? लीजा के पूछने पर अब आरव लीजा को आईना दिखाता है और अपने चेहरे पर काला रंग देखकर लीजा सभी के साथ हंसने लगती है। पर लीजा समझ चुकी थी कि ये सारी चाल उसकी सास और जेठानी की है, फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलती। अब इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। शकुंतला अर्चना के साथ मिलकर ऐसी ही चालें चलने लगती है, परंतु एक दिन तो हद ही हो जाती है जब घर में कोई नहीं होता और अर्चना शकुंतला के साथ मिलकर काला पेंट लीजा के ऊपर डाल देती है और फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम्हें बहुत घमंड था ना अपने गोरेपन पर।
तुम्हारी वजह से सब मेरा मजाक बनाते थे। अब मजा आया ना जब तुम खुद मजाक का पात्र बन रही हो। मैंने कभी नहीं चाहा कि आप लोगों का मजाक बने, इसलिए मैं हमेशा चुप रही। पर आज जब आप दोनों ये प्लान बना रहे थे तब मैंने आप दोनों की सारी बात सुन ली थी और आप दोनों को सबक सिखाने के लिए मैंने ये बात आरव और पिताजी को बता दिया था। माफ़ करना मुझे, पर पिताजी और आरव के सामने आप दोनों का सच लाना बहुत इम्पोर्टेंट था। लीजा की ये बात सुनकर अर्चना और शकुंतला की हंसी बंद हो जाती है और वो पूरे घर में आरव और विनोद को देखने लगते हैं, परंतु उन दोनों को घर में कोई नजर नहीं आता। घर में तो कोई नहीं है। तूने हमसे झूठ बोला? यस, पर मैं चाहूँ तो आरव और पिताजी को सच बता सकती हूँ, और आप जानते हैं सच जानने के बाद क्या होगा। पर मैं घर छोड़ना नहीं चाहती, मैं इस घर को जोड़े रखना चाहती हूँ, आप दोनों के साथ प्यार से रहना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है जिस वजह से आप दोनों मुझसे नाराज़ है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, सॉरी। लीजा विदेशी थी, फिर भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी जानती थी। उसके अंदर की समझदारी देखकर अर्चना और शकुंतला को अपने किए का एहसास होता है और शकुंतला अपनी बहू से कहती है, लीजा बहू, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे घर की छोटी बहू मेरे मन पसंद की आए, पर जब आरव तुझे अपने साथ ले आया तो मेरे सारे सपने टूट गए। पर फिर भी मैंने तुझे अपनाया, परंतु जब तेरे गोरेपन की वजह से हम दोनों सास बहू का मजाक बनने लगा तो हम दोनों ने मिलकर ऐसी चालें चली। पर अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अब से हम तेरे साथ ऐसी गिरी हुई हरकतें कभी नहीं करेंगे। बस तू हमें माफ कर दे बेटा। अब लीजा अपनी जेठानी और सास को माफ कर देती है, जिसके बाद वो सब पुरानी सभी बातों को भूल जाते हैं और एक साथ मिलकर रहने लगते हैं।